चलो फिर तो GOC2 स्टार्ट करते हैं। GOC2 में है क्या समझ आ जाए, है ना। GOC2 रिएक्शन मैकेनिज्म 2 क्या है GOC2 में। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरह से तुम बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक, है ना, रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कितने तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं बेसिकली, तो हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसी में तुम ऑक्सीडेशन भी रख दो, रिडक्शन भी रख दो, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी इसी में रख दो। एंड देन फिर तुम बोल सकते हो नेम रिएक्शन भी बोल सकते हो, नेम रिएक्शन। फिर कुछ अदर रिएक्शन भी रख सकते हो, अदर रिएक्शंस, जैसे आगे चल के हम देखेंगे डोल रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, बर्कीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में रीमर टीमर रिएक्शन, है ना, बहुत तरह के रिएक्शन है। देखो अदर रिएक्शन में वो सारे भी आ जाएंगे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब जिसमें और भी चीजें हो रही है, एडिशन भी हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है, हर तरह की चीजें हो रही है, तो वो थोड़ा अदर रिएक्शन में आ जाएगा। एडिशन इसको भी बाद में देखेंगे, हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। एडिशन रिएक्शन को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो आप लोग पैरेलली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। अभी और डिटेल में इसके बारे में बहुत डिटेल में चलता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन sp3 कार्बन पे अलग से पढ़ते हैं, sp2 कार्बन पे अलग से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ा जाता है। एडिशन भी तुम इसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको सही कर लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस तरह से इंडिविजुअली जितने भी टाइप्स हैं ना बच्चे, उसको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगता है, समझ गए। एंड जब ये खत्म हो जाता है तो फिर चैप्टर वाइज आप पढ़ना शुरू करते हो, जैसे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, ठीक है। अब मैं बताऊं, तो जब चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना, तो हाइड्रोकार्बन में जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे इसमें अल्कीन, है ना, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, और फिर मान लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैं बताऊं, ये सब अगर ढंग से आपने पढ़ लिया तो अल्केन का लगभग 80% रिएक्शन ऑलरेडी आप GOC2 में पढ़ लेते हो, समझ में आया? GOC2 में आप 80% अल्केन के रिएक्शन पढ़ लेते हो, है ना। इसके ऑलमोस्ट 100% है, 2-4 रिएक्शन और मिला तो हो गया खत्म, इसके भी ऑलमोस्ट पूरे ही हो जाते हैं, ये तो ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब फिर चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे ना हम लोग, चैप्टर वाइज भी नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज हम नोट्स बनाएंगे, तो GOC2 का ही नोट्स हम वहां लिख रहे होंगे बार बार, जो GOC2 में पढ़ रखे हैं वही बार बार लिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे अल्केन में हमें बेसिकली मान लो IUPAC हमें लिखना है कि अल्केन का नेमिंग कैसे लिखना है, अल्केन का प्रिपरेशन कैसा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अल्केन का केमिकल रिएक्शंस क्या है। एक चैप्टर फर्दर 4 टॉपिक में बढ़ता है, NCERT इसी तरह से बनाया है कि अल्केन का IUPAC कर लिया, अल्केन का वो सारा मेथड पता करो, जो मेथड ऑफ उसका क्या है, प्रिपरेशन है, फिर उसका क्या पता करो, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं बताऊं, फिजिकल प्रॉपर्टी में इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब गैस है, हेक्सेन, हेप्टेन, डेकेन तक मान लो लिक्विड है, हायर जो
अनडेकेन, डोडेकेन, वो सब क्या है, लिक्विड है, इस तरह से। तो एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ या 1 पेज लिखा है, तो उसको हमको लिखना पड़ता है। लेकिन जीओसी 1 में ये पार्ट और ये पार्ट लगभग 100% कंप्लीट हो जाता है। क्या बोला समझ में? क्योंकि हमने यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इंक्लूड कर लिया है। तो मैं बताऊं, चैप्टर वाइज जब अल्केन पढ़ने जाओगे तो थोड़ा बहुत कहाँ मेहनत करना पड़ेगा, यूपीएससी में, और थोड़ा बहुत कहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी। बाकी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन तो ऑलरेडी तुमने यहीं पढ़ लिया। और बताओ, आईयूपीएससी हम पहले पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखा जाए तो हार्डली 4-5 पेज एनसीईआरटी या 2 पेज एनसीईआरटी का अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाने होते हैं चैप्टर वाइज। तो दिस इज द वे यू कैन कंप्लीट जीओसी 2। इसीलिए बोलता हूँ जीओसी 2 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पढ़ाया जा सकता है। डिपेंड्स कि टीचर का कितना इंटरेस्ट है। टीचर चाहे तो जीओसी 2 में ही हर चैप्टर को पढ़ा दे, हाइड्रोकार्बन पढ़ा दे, है ना, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन पढ़ा दे। आपके 12th का एनसीईआरटी चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन, हेलो एरीन। तो फिर उस तरह से हम लोग पढ़ते हैं उसको। लेकिन अभी हमारा टारगेट क्या होगा, मेनली कैसे पढ़ेंगे, जीओसी। ठीक है, राइट डाउन क्विकली, जल्दी लिखिए। देखो, तो डिटेल में आएंगे इसके, और डिटेल में क्या क्या है ना। इट विल टेक अराउंड 2-3 मंथ टू कंप्लीट ऑल दिस पार्ट। एंड ये जैसे कंप्लीट हो गया, मान के चलो तुम्हारा चैप्टर वाइज 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया चैप्टर वाइज। क्योंकि मैंने क्या बोला, हर चैप्टर का लगभग 80-90% यही कवर हो जाता है। तो हर चैप्टर का 90% सिलेबस कवर हो जाएगा ना। देखो, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता क्या है बच्चे, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ रिएजेंट होते हैं, है ना, कुछ कंडीशंस होंगे, सॉल्वेंट होगा, टेम्परेचर, प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर, हीट वगैरह सिंबल बना होगा, सॉल्वेंट के बारे में मेंशन होगा, एंड देन यहाँ क्या बनता है, प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक में बड़ा कॉमन है बच्चे, माइनर एंड मेजर दोनों बन सकता है, मस्ट नहीं है, लेकिन माइनर और मेजर दोनों बन सकता है, उस पर बात करेंगे। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, अल्केन, अल्कीन, नहीं, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, नहीं, ईथर हो सकता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोचो, कोई भी हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ होगा तो सबके लिए सेम रिएजेंट होगा क्या, अल्केन है तो रिएजेंट कुछ और होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड और रिएजेंट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि रिएक्शन एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। मेरे पास बहुत बार अल्केन किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ सब्स्टिट्यूशन देगा, किसी पर्टिकुलर अदर रिएजेंट के साथ एडिशन भी दे सकता है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि अल्केन हमेशा एडिशन ही देगा या सब्स्टिट्यूशन ही देगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अल्कीन हमेशा एडिशन देगा ये भी कंपलसरी नहीं है। कभी कभी अल्कीन ऑक्सीडेशन देगा, कभी रिडक्शन देगा, बहुत तरह की चीजें हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, रिएजेंट क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि रिएक्शन क्या होगा। समझ गए? और ये भी कभी ऐसा मस्ट नहीं है कि अल्कोहल हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही देगा। अल्कोहल पता चला ये अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग रिएक्शन देगा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, है ना। मैं बताऊं अल्कोहल का ही अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, है ना, तो आगे चल के देखो आइडिया लगेगा। अगर इसको कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा दिया तो अल्कीन बन जाता है। इसको अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करा दिया तो एल्डिहाइड, है ना, या फिर एसिड भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो डायरेक्ट एसिड बनेगा, माइल्ड होगा तो देख रहे हो सेम कंपाउंड रिएजेंट बदल रहा है, अलग अलग रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। इसी को अगर PCl5 वगैरह से पास करा देते हैं या लूकस रिएजेंट वगैरह से पास करा देते हैं तो OH हट के Cl लग जाता है। तो कुछ हटा और उसके जगह कुछ आ गया, इसी को बोलते हैं एसिड। इसको क्या बोलते हैं,
सब्स्टिट्यूशन, समथिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय समथिंग। अरे समझ रहे हैं? तो सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट रिएजेंट के प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शन देते हैं, कोई एडिशन, कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई एलिमिनेशन। यही तो पूरा GOC2 में डिस्कवर करना है। अब सोचो कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में पढ़ना है। अल्कोहल है, ईथर है, एमाइन्स है, अल्कीन, अल्काइन है ना, अल्कीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, बेंजीन पे कुछ लगा दो, फेनॉल, एनिलीन, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सबके रिएक्शन ही पढ़ने हैं। वही है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही पूरा है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या? हम लोग अभी शुरुआत किए और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा। क्या हमेशा अल्कोहल एलिमिनेशन ही देगा? नहीं, डिपेंड करता है कौन सा रिएजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन हाँ, ये लाइन बार बार हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है एक तरह का रिएक्शन ज्यादा दे। जैसे बेंजीन मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। द मोस्ट कॉमन रिएक्शन गिवन बाय बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात आ रही है समझ में जी? बोलो, आ रही है? ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जांपल लिखो, थोड़ा इसको भी लिख लो जल्दी से। बेंजीन कैसा रिएक्शन देता है, थोड़ा आइडिया लग रहा है? देखो, मैंने यहाँ कुछ समझाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं, अल्केन के लिए भी बहुत सारे रिएजेंट हो सकते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो रिएजेंट डिसाइड करता है दोनों मिलकर कि क्या होगा, एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। क्या आइडिया लग रहा है थोड़ा? और ऑर्गेनिक में एक बड़ा कॉमन चीज क्या है बच्चे? क्या कॉमन चीज है? दोनों प्रोडक्ट दे सकता है कि मेजर माइनर दोनों बन सकता है। तुमने इनऑर्गेनिक पढ़ा है ना, जैसे मान लो अमोनियम सल्फेट को अगर हीट किया तो क्या बनेगा? ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ये डिसोसिएशन टाइप रिएक्शन है ना। इनऑर्गेनिक रिएक्शन को भी क्लासिफाई किया जा सकता है, डिसोसिएशन, डबल डिकम्पोजिशन, 19 में सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के भी टाइप हैं। होता क्या है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं उसको पढ़ने के लिए उसके मैकेनिज्म बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनऑर्गेनिक टोटली रट्टा मारा है, रटना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक भी रट्टा मारा है, लेकिन ऑर्गेनिक में लॉजिक भी लगते हैं, ऑर्गेनिक में लॉजिक भी लगते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? इनऑर्गेनिक का मान लो ये पता ही नहीं है क्या कौन सा गैस निकलेगा, बता। तो थोड़ा बहुत लॉजिक होता है कि एनायन अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है तो N2 गैस या N2O, लेकिन सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं है तो अमोनिया गैस निकलेगा। ऐसा होता है, लॉजिक होता है इनऑर्गेनिक में भी, लेकिन उतने वेल डिफाइंड और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इनऑर्गेनिक के नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग कभी भी GOC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ICO है ना 2 ऐसा नहीं पढ़ते। GOC पढ़ रहे हैं ना, GOC1 GOC2, तो इनऑर्गेनिक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 नहीं पढ़ते। ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है ना, उसमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ते हैं, बॉन्डिंग पढ़ते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लगता है। ठीक है, एनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे इसमें एक और एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि प्रोपीन है और इसमें HCl ऐड करते हैं, तो मैं बताऊं इसमें देखा गया कि मेजर प्रोडक्ट जो है ये बनता है और माइनर प्रोडक्ट में ये बन जाता है। ऐसा देखा गया, ये मेजर बन जाता है, ठीक है, और ये माइनर बन जाता है। अब लोगों ने इस पे रिसर्च करा। क्या रिसर्च करा लोगों ने कि भाई ऐसे कैसे हो गया। तो अब धीरे धीरे हम लोग GOC1 में जो सीखे हैं अभी तक, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, थोड़ा समझो। सबसे पहले क्या होता है, ये तो चलो इसका कोई बॉन्ड आयनिक नहीं है। क्या प्रोपीन का कोई बॉन्ड आयनिक है या कोई बॉन्ड हाईली पोलर है? तो जनरली बोलते हैं नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑलमोस्ट कोवेलेंट होता है, लेकिन इसका बॉन्ड ऑलमोस्ट क्या है, आयनिक है। ये एकदम टूट ही जाना है H+ और Cl- में, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस Cl- उतना रिएक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड के पास H+ ही। H+ मतलब प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज वेरी रिएक्टिव। तो सबसे पहले क्या होता है पहला स्टेप में कि इसके तरफ कौन जाता है, रिएजेंट का या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किसके तरफ अप्रोच करेगा, दोनों में से कोई एक करेगा, दोनों भी कर सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम किसी एक की ज्यादा अप्रोच ज्यादा होगी। तो मान लो H+ इसके तरफ आया, तब रिएजेंट जब रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि इफ रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, it will look for the centers in the organic compound which are electron rich. Reagent is itself electron deficient now, so it will look for the centers and in the organic compound, या उस कार्बन को ढूंढेगा जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या उस जगह पे जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड बोला जाता है अल्कीन का, जो पाई बॉन्ड है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका नजर किस पे पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड पे या पाई बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड को जल्दी वो तोड़ सकता है। यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म होगा, फुल फ्लेज्ड केटायन आ रहा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूट के केटायन ही बनेगा। अब इसके बॉन्ड तोड़ने की दो पॉसिबिलिटी है बच्चे, एक, और वो भी बॉन्ड अपने आप नहीं टूटेगा, जब कार्बोकेटायन आएगा तब पाई बॉन्ड की हेटेरोलिसिस होगी। अगर पाई बॉन्ड की हेटेरोलिसिस इस तरह से हो गई कि दोनों इलेक्ट्रॉन 1 पे आ गए, तो 1 पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाए, 2 पे, बोलो। ये दोनों पॉसिबिलिटी है बच्चे, लेकिन मैं बताऊं, ये इसका आना और ये बॉन्ड का टूटना वो साथ में होना है। ये नहीं कि ये आ रहा है और ये इस तरह से बन गया, नहीं, डायनामिक नहीं बनता। मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। तो ये अगर मान लो ये अगर इस पे आया तो प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बचेगा, ये इस पे जुड़ गया तो बचा क्या फिर, CH3 CH2 प्लस, और अगर ये इस पे जुड़ गया तब CH3, यहाँ पे क्या CH प्लस, और यहाँ पे बोलो। अब देखो GOC1 का कंसेप्ट नहीं है, तो कैसे बोलोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन या 2 डिग्री? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन में सीखा है, ये कार्बोकेटायन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। हर स्टेप में GOC1 आ जाएगा बच्चे, फंस जाओगे, आगे जा ही नहीं पाओगे। फिर अभी क्या रिक्वेस्ट कर रहा था, GOC1 बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पढ़ना है, नहीं पढ़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। इसीलिए मैंने अभी बोला ना कि 1500 क्वेश्चन करना है GOC1 पे, सब कवर हो जाना चाहिए। कार्बोकेटायन मैंने तो यहाँ तक बोला था, अगर ये भूल गया कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, या 1 डिग्री थोड़ा लेस स्टेबल है 2 डिग्री से, तो नाम नहीं लेना, मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया, ऐसी लाइन बोली। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब पहला स्टेप में हो गया बच्चे जो होना था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl- अब चूंकि वो उतना रिएक्टिव नहीं है तो इसके तरफ अप्रोच करेगा, इसके तरफ करेगा। तो बताओ, ये जो कार्बोकेटायन है अगर इस पे Cl- अप्रोच किया और इस पे अप्रोच किया तो नहीं लगता है क्या बन जाएगा? अगर इस पे अप्रोच किया तो Cl- यहाँ जुड़ गया न्यूट्रल, यहाँ अप्रोच किया तो बोलो। और जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है जनरली उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तुम सोचो ना, H+ ज्यादा ऑब्वियसली इस पे गया होगा, ये ज्यादा बना होगा। अगर 100 मॉलिक्यूल है ना इसका, तो पता चला कि 99 मॉलिक्यूल इधर ही चला गया, ये बहुत कम बना। 90 मॉलिक्यूल इधर चल गया, 10 ये बने। अब यही है सिस्टम में, तो क्लोराइड किसके तरफ जाएगा? अरे बोलो, सिस्टम में है वही, तो क्लोराइड किसके तरफ जाएगा? मेरी बात आ रही है समझ में? यस और नो बोलिए, क्लियर है? तो अब देखो, इसको समझाने के समय क्या क्या बातें याद रखें, लिखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे। अगर आप रिएजेंट नहीं ढूंढ पाते हो कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, पहला काम रिएजेंट ढूंढना आना चाहिए। यू मस्ट हैव क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ रिएजेंट कि इलेक्ट्रोफाइल का लिस्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट क्या है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल क्या है, रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल क्या है, उसके लिस्ट पता होना चाहिए। बहुत लोग रिएजेंट पता कर लेते हैं, रिएजेंट तो एकदम परोस के दिया जाता है ना कि हाँ देखो HCl है तो H+ है।
और रिएजेंट में आपको दिख भी जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वहां ढूंढने का जरूरत नहीं, रिएजेंट में 10 एटम थोड़ी है जिस पे प्लस है जी, एक ही एटम है जिस पे प्लस है। अरे यस और नो, तो रिएजेंट को ढूंढने का नहीं जरूरत पड़ता है कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कहां कम है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिएजेंट के बारे में पता चल जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स को समझना चाहते हो, किसी रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड और रिएजेंट को देख के प्रोडक्ट लिखना चाहते हो, तो यू मस्ट हैव क्लियर कट कांसेप्ट ऑफ रिएजेंट, यू मस्ट हैव क्लियर कट कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, कि अल्कीन को किस नजरिए से देखे। तो हम बोलेंगे अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा वीक है, मतलब अल्कीन को खुद तुम न्यूक्लियोफाइल के नजरिए से देख सकते हो। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बॉन्डेड है तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। So if you don't have concept of reagent, if you don't understand कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या है, पाई बॉन्ड वीक है, ये सब नहीं समझते। OH में ऑक्सीजन के पास जो OH ग्रुप में, अल्कोहल में OH ग्रुप में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक भी है। OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है, मतलब वो उस पे H+ आ भी सकता है, वो खुद H+ दे भी सकता है और H+ कोई भी अल्कोहल को देखने का नजरिया बनाना पड़ेगा ना हमें, कि भाई H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो धीरे धीरे सीखोगे, रिएजेंट के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम आप वन गो में सीख सकते हो। ऑल्दो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से रिएजेंट बदल जाता है, लेकिन रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा रिएक्टिव है, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव है। ये अगर शुरू में ही सीख लिया तो दिक्कत नहीं। HCl आज के बाद जब भी आएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि H+ न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके बारे में सीख जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन करते करते सीखते हैं कि अल्कोहल को किस नजरिए से देखें, अल्कीन को किस नजरिए से देखें। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि अगर इफ रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इट विल लुक फॉर द सबस्ट्रेट, है ना, इट विल लुक फॉर द सबस्ट्रेट व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच, लुक फॉर द एटम्स इन द सबस्ट्रेट व्हिच आर इलेक्ट्रॉन रिच, और उस पे जाके अटैक भी कर देगा, है ना। उन सारे एटम में अगर 4-5 इलेक्ट्रॉन रिच है तो किस पे जाएगा वो हम धीरे धीरे लर्न करेंगे, और धीरे धीरे आइडिया लग जाता है, GOC1 के बेसिस पे आइडिया लग जाता है कि किस पे जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? तो इफ रिएजेंट इज इलेक्ट्रॉन रिच, then it will look for the atoms in the substrate which are electron deficient, and if reagent is electron deficient, it will look for the atoms in the substrate which are electron rich. yes or no? इस तरह से चीजें चलेगी। बोलो yes or no? अब पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एटम इलेक्ट्रॉन रिच हैं और कौन से एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ये वो वही बता पाएगा जिसको इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सब का एकदम अच्छे वाला ही है, जो सच में बॉन्डिंग अच्छे से समझता है। मतलब कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच एटम इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड व्हिच एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कैसे पता चलेगा? GOC1 आना ही चाहिए, है ना। इसीलिए मैं प्रणाम करके बोलता हूँ कि GOC1 तो करो ही करो। पता चला तुमने रिएजेंट आइडेंटिफाई कर दिया, H+ जो है इलेक्ट्रोफिलिक है और हाईली रिएक्टिव, तुमको पता ही नहीं चल रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, वहीं पे खेला